discuss part 1 of chapter 4, that is reproductive health. First we'll discuss about the reproductive health. Reproductive healthy persons are those who have physically and functionally normal reproductive organs and normal behavioral and emotional interactions. तो कोई भी पर्सन जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिजिकली और फंक्शनली फिट हैं, यानी वो ठीक तरह से अगर वो काम कर रहे हैं, तो उसको हम एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन कह सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। पहली है ओवर प्रॉब्लम्स, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, खासकर इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो ओवर पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अर्ली मैरिजेस, हमारे इंडिया में पास्ट में और अभी भी बहुत सारी जगहों पर बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती है। इस कम उम्र में शादी करने की वजह से जो माँ है या जो बच्चा है, यानी मदर और इन्फेंट दोनों को हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मदर भी उनकी बॉडी फुली मैच्योर नहीं होती, फुली डेवलप नहीं होती है माँ बनने के लिए। इसलिए अर्ली मैरिज इज़ ए बिग प्रॉब्लम related to reproductive health of mother. अर्ली मैरिज में क्योंकि मदर फिट नहीं है, तो उसको बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। डिफॉर्मिटीज़, अर्ली मैरिज में अगर जो चाइल्ड है, जो डेवलपिंग फीटस है, उसके अंदर बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, यानी उसके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, शक्ल अजीब सी हो सकती है, यानी बहुत सारी कमियां उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट एंड इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, अर्ली मैरिजेज़ में ये पाया गया है कि माँ और बच्चे के डेथ के रिस्क जो है वो ज़्यादा होते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, चिल्ड्रंस हु हैव मैरिड अर्ली दे डू नॉट हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हैंस STD आर कॉमन इन दीज पर्सन। तो जो कम उम्र में शादी होने से, क्योंकि उन्होंने ना पढ़ा होता है, ना इसके बारे में कहीं से उनको जानकारी होती है कि बहुत सारी जो सेक्स रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं वो क्या होती हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, तो इसकी वजह से एक हेल्थ प्रॉब्लम होती है। कैरियर, अर्ली मैरिजेज़ में क्योंकि अगर 17-18 साल की एज में शादी हो जाती है, तो जाहिर है उस मेल और फीमेल दोनों का कैरियर स्पॉइल हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। अब कुछ स्ट्रेटेजीज़ हैं जिनसे हम इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। पहला है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इन इंडिया इट वाज इन्वेंटेड इन 1951। इसका पर्पस यही था कि जो ओवर पॉपुलेशन है उसको किसी भी तरह से कंट्रोल किया जाए। अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन, बढ़ती हुई आबादी, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट, उसकी वजह से जो पॉवर्टी है या जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, उसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, उनको कैसे अवेयर करा जाए, इसका काम बहुत सारी गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़ कर रही हैं। ये ऑडियो विजुअल या प्रिंट मीडिया का यूज़ करती हैं, यानी न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, एडवर्टाइजमेंट, टेलीविज़न, फिल्म्स, इसके ज़रिए लोगों को बताती हैं कि एक बड़ी पॉपुलेशन होना किस तरह से हार्मफुल है। Sex education is sex education in a school should be introduced and encouraged to provide right information about myths and conception about sex related aspects. Sex education एक compulsory subjects होना चाहिए, क्योंकि इससे हर पर्सन को, हर मेल और फीमेल को जो सेक्स रिलेटेड जो क्वेरीज़ हैं उनका आंसर्स उनको मिल सकता है, उन्हें पता चल सकता है कि कौन सी चीज़ गलत हो रही है, कौन सी चीज़ सही हो रही है। नॉलेज ऑफ ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड स्टडीज़, एडोलेसेंट स्टेज यानी चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में हमारे बॉडी में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है, और ये ग्रोथ क्यों हो रहा है, हमारे बॉडी में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, और इन सब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा क्या हाइजीनिक कंडीशंस उस पर्सन को फॉलो करना चाहिए, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस क्या होती हैं, इसके बारे में हम अगर लोगों को बताएं तो
सोसाइटी को रिप्रोडक्टिव हेल्दी बना सकते हैं। बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस एंड केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो एक बढ़ती हुई पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम बहुत सारे बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं। लोगों को बता सकते हैं कि क्या बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और इन बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस को कहाँ से हम ख़रीद सकते हैं या मंगा सकते हैं और कैसे यूज किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, कि मदर और चाइल्ड का, प्रेग्नेंट मदर का किस तरह से ख्याल रखना है, पोस्ट नेटल यानी बर्थ के बाद चाइल्ड और मदर का क्या ध्यान रखना है, ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इम्पोर्टेंस होती है। इन सारी चीज़ों को बताकर हम लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्दी बना सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे सेक्स एब्यूज़ और सेक्स रिलेटेड क्राइम होते रहते हैं। एक एग्जाम्पल रेप का है। तो रेप से अगर किसी भी सोसाइटी में इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उस सोसाइटी को और वहाँ के रहने वाले लोगों को हम एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी नहीं कह सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे इन सेक्स एब्यूज़ और सेक्स रिलेटेड क्राइम को रोका जा सके। इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम। लोगों को ये बताया जाए कि मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स क्या होती है, इनफर्टिलिटी यानी अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो कौन कौन सी टेक्निक्स आज के टाइम में अवेलेबल हैं जिसकी वजह से वो कंसीव कर सकते हैं, जिन टेक्निक्स का यूज करके। प्रेगनेंसी क्या होती है, डिलीवरी और कॉन्सेप्शंस क्या होता है, एबॉर्शंस किन कंडीशन में करवाया जा सकता है, किस टाइम करवाया जा सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस कौन कौन सी होती हैं। तो इन सारी चीज़ों का अगर नॉलेज होगा लोगों को तो सोसाइटी रिप्रोडक्टिव हेल्दी और लोग भी रिप्रोडक्टिव हेल्दी हो सकते हैं। रिसर्चेस इन रिप्रोडक्टिव हेल्दी एरिया। रिप्रोडक्टिव हेल्दी बनाने के लिए बहुत सारी रिसर्चेज इस फील्ड में होनी चाहिए। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है कि CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है ये, और इसने एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाई है जिसका नाम सहेली है। मेडिकल फैसिलिटीज़, बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्रीनेटल केयर ऑफ मदर, medically assisted deliveries, postnatal care of mother, infant decrease maternal and infant mortality, small families, better detection and cure of sexually transmitted diseases and increase medical facilities। तो यहाँ पर वही है कि अगर हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ की नॉलेज हो तो हम किस तरह से चाइल्ड और मदर का ध्यान रख सकते हैं और उनकी डेथ को रोक सकते हैं और बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस से भी बचा जा सकता है। नेक्स्ट इज एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस इज अ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिसऑर्डर टेस्ट बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम फीटस का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है। इसका सिंपल सा एक मेथड है कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि उसमें XX क्रोमोसोम है या XY है। अगर XX क्रोमोसोम होगा तो वो एक फीमेल फीटस होगा और XY क्रोमोसोम होगा तो वो एक मेल फीटस होगा। इसके अलावा इन क्रोमोसोम्स को हम स्टडी करके ये भी पता कर सकते हैं कि जो डेवलपिंग फीटस है उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसका हम एबॉर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इससे चाइल्ड, फैमिली और मदर हर कोई जो है इस प्रॉब्लम से बच सकता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा वो न्यू बॉर्न जो इन्फेंट है, अगर उसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला है। तो एमनियोसेंटेसिस में हम दो चीज़ें पता कर सकते हैं, एक सेक्स डिटर्मिनेशन, दूसरा कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसका प्रोसीजर क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आउटर मोस्ट एक मेम्ब्रेन है इसको हम
एमनियोन कहते हैं, ये डेवलपिंग फीटस है। एमनियोन और फीटस के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड में आप ये देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स बने हुए हैं। ये इस फीटस की स्किन से निकले हुए सेल्स हैं। अब किया क्या जाता है, सेकेंड स्टेप में इन सेल्स को सिरिंज की मदद से एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है और इन सेल्स को ब्रेक करके इनके क्रोमोसोम्स को, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उसकी कैरियोटाइपिंग की जाती है, यानी इन क्रोमोसोम्स को अरेंज किया जाता है, उसका फोटोग्राफ लिया जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि सेक्स डिटरमाइन करने के लिए हम ये देखते हैं कि उसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XX हैं या XY हैं, और उसके साथ ही जेनेटिक डिसऑर्डर का भी पता किया जाता है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम्स को देखकर या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को देखकर हम ये बता सकते हैं कि इसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या नहीं है। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक थी जिसकी मदद से हम जेनेटिक डिसऑर्डर का पता कर सकते थे, लेकिन इसका मिसयूज होने लगा और उसके बाद इसको लीगली बैन कर दिया गया, क्योंकि इसका मिसयूज फीमेल फीटिसाइड में किया जाने लगा। सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद जब ये पता चलता है लोगों को कि ये डेवलपिंग चाइल्ड एक फीमेल चाइल्ड है, तो उसको एबॉर्ट कर दिया जाता है या फीटस जो किलिंग है वो कर दी जाती है। इसीलिए इसको लीगली बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट इज ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। First we'll discuss what is population. It is defined as the total number of individuals of a species present in a particular area at a given time. किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पर, पर्टिकुलर टाइम पर, किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल्स के ग्रुप को हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए सिंगल स्पीसीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जो साइंटिफिक स्टडी है इसको डेमोग्राफी कहा जाता है। इसमें तीन चीज़ें स्टडी की जाती हैं। चेंज इन पॉपुलेशन साइज, हम ये देखते हैं कि हर साल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। दूसरा, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन में किस किस एज के कितने लोग प्रेजेंट हैं, यानी प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले कितने लोग हैं, रिप्रोडक्टिव एज वाले कितने लोग हैं, या पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले कितने लोग प्रेजेंट हैं। तो इसमें कंपोजिशन, इसके अलावा सेक्स रेशो भी डिटरमाइन किया जाता है, पता किया जाता है कि पॉपुलेशन में कितनी मेल हैं और कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, कितने रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन स्पेस, कि अलग अलग एरिया में पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन पाई जाती है। नेक्स्ट इज कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि क्या कारण है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इंक्रीज इन लॉन्गिविटी। इंक्रीज इन लॉन्गिविटी का मतलब है कि क्योंकि बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से आज के टाइम में जो मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट है और इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट है, यानी चाइल्ड और मदर के मरने का जो दर है, जो रेट है, वो कम हो गया है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ सकती है। डिक्रीज इन डेथ रेट, रिप्रोडक्टिव एज वाले लोगों की डेथ अब कम होती है, या जो प्री रिप्रोडक्टिव जो बच्चे हैं उनकी डेथ कम हो रही है, उनकी डेथ रेट कम हो रही है, जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में पहुंचते हैं और रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट के ज़रिए बहुत सारे रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए हैं, जिसका असर ये हुआ है कि जो डेथ रेट है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में ग्रोथ तेज़ी से पाई जा रही है। कंट्रोल ऑफ डिजीजेस, आज के टाइम में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ होने की वजह से डिजीज़ को बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया जाता है और लोग मरने से बच जाते हैं। तो डेथ रेट कम होना भी एक कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज़, ये हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं कि अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ होने से लोग हेल्दी होते हैं और उनका इलाज जल्दी हो जाता है, वो बीमारियों से कम मरते हैं। तो
ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो डेथ रेट है वो कम हो रही है और जिसकी वजह से पॉपुलेशन में ग्रोथ होती है, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर, इम्प्रूवमेंट इन फूड स्टोरेज कंडीशंस एंड बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक टाइम में अगर सूखा पड़ता था तो वहाँ पर भुखमरी भी होती थी, लोगों को खाने को नहीं मिलता था। आज फूड प्रोडक्शन भी बढ़ गया है और फूड की स्टोरेज का जो सिस्टम है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिसकी वजह से किसी भी एडवर्स कंडीशन में लोगों को खाना अवेलेबल होता है और लोग भूख से नहीं मरते हैं। तो ये एक बेटर फूड स्टोरेज कंडीशंस जिसकी वजह से लोगों को खाना आसानी से मिल जाता है और लोगों की डेथ कम होती है, भूख से डेथ कम होती है और जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ जाती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज़। आज साइंस और टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गई है कि किसी भी नेचुरल कैलामिटीज़ के होने से पहले उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा दी जाती है, चाहे अर्थक्वेक है, चाहे सुनामी है या किसी भी तरह का फ्लड है, उससे पहले उस एरिया को खाली करवा लिया जाता है। लोग कम मरते हैं और डेथ रेट कम होना ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रीज़न है। रोल ऑफ सर्टेन रिलीजन। पॉपुलेशन बढ़ने की एक वजह ये भी है कि बहुत सारे रिलीजन में दे आर अगेंस्ट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, तो उनके यहाँ बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ जाती है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, यानी बहुत ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन है, तो उसका हमारे नेशन और हमारे फैमिली के ऊपर क्या असर पड़ेगा। पॉवर्टी। किसी भी फैमिली के अंदर अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो जाहिर है और एक लिमिटेड इनकम है तो वहाँ पर पॉवर्टी पाई जाती है। जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होते जाएंगे उतनी ज़्यादा उनके अंदर गरीबी बढ़ती चली जाएगी। फूड सप्लाई। जिस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उस रेट से हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है शॉर्टेज ऑफ फूड। हाइजीनिक कंडीशन। ओवर पॉपुलेटेड एरिया में हमेशा अनहाइजीनिक कंडीशंस पाई जाती है क्योंकि वहाँ कम जगह में बहुत सारे ज़्यादा लोग रहते हैं और ऐसी जगहों पर गंदगी भी पाई जाती है और बीमारियाँ भी फैलती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट। पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ती है उस रेट से जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जॉब्स को नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसलिए सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। हाउसिंग प्रॉब्लम्स। पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ सकती है, लोग जल्दी जल्दी पैदा हो सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी हम उनके लिए घर नहीं बना सकते हैं। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन का एक हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस ये है कि उन्हें हाउसिंग प्रॉब्लम्स होती है, वो खुले में रहते हैं या कच्चा हाउसेज में रहते हैं। पॉल्यूशन। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ता है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा व्हीकल होगा, उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगा, उतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन भी होगा। एजुकेशन प्रॉब्लम। ओवर पॉपुलेटेड एरिया या अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर एजुकेशन प्रॉब्लम भी पाई जाती है। गवर्नमेंट स्कूल खोलती है लेकिन पॉपुलेशन उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है तो हर किसी को एजुकेशन नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन कंट्रोल। किस तरह से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं? बाय एजुकेशन। People those in reproductive age group should be educated about advantages of a small family. जितनी भी गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं ये लोगों को अवेयर कराएं, उन्हें जाकर बताएं कि छोटी फैमिली के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। मैरिजेबल एज। अर्ली मैरिज का जो ट्रेडिशन है इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। मैरिजेबल जो एज है उसको और ज़्यादा अगर बढ़ा दिया जाए तो कम लोग पैदा होंगे और पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। इंसेंटिव्स। कपल विद स्मॉल फैमिली should be given some incentives
यानी उन्हें एक इनाम की तरह दिया जाना। जैसे कुछ कंट्रीज़ में ये पाया जाता है कि भाई अगर आपके 2 बच्चे होंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो अगर इस तरह की इंसेंटिव्स दी जाएं तो लोग थोड़ा अवेयर होंगे और उनके कम बच्चे होंगे और पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। नेक्स्ट जो है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, कंट्रोल मेथड्स के बारे में बताना चाहिए और ये बताना चाहिए कि इन बर्थ कंट्रोल मेथड्स के क्या कोई साइड इफ़ेक्ट हैं या नहीं हैं, इनको कैसे यूज किया जा सकता है और इस मेथड से हम जो ग्रोथ रेट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।